आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको कराते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर की खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ में नापाक गोलीबारी, गोली लगने से 22 साल के नौजवान की मौत। भारतीय फौज ने भी की जवाबी कार्रवाई। कश्मीर में अमन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मिलिटेंटों का खूनी खेल जारी। बड़गाम के वादवन इलाके में पुलिस पोस्ट पर मिलिटेंटों का हमले में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी। महबूबा मुफ्ती के रमजान और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर एक तरफा सीज फायर की पेशकश पर बोले राम माधव दवे। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा सीज फायर ठीक नहीं। रियासत के सबसे लंबे फ्लाईओवर का इफ्तिताह, वजीर आला महबूबा मुफ्ती समेत कैबिनेट के कई वुज़रा रहे मौजूद। इफ्तिताह के थोड़ी ही देर बाद फ्लाईओवर पर हादसा भी। और दिल्ली में रह रहे कश्मीरी कुनबे ने कॉलोनी के लोगों पर लगाया बदसलूकी का इल्जाम। कॉलोनी वालों ने इल्जाम को बताया बेबुनियाद। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और चलिए कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर के पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी की गई और 22 साल के एक नौजवान की इसमें मौत हो गई। जराये के मुताबिक जिले के गुलपुर बगियाल धारा पट्टी में एलओसी के पास पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से गोलीबारी की गई। मारे गए शख्स की पहचान मोहम्मद इकबाल के तौर पर हुई है और गोली लगने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई थी। तो सीजफायर की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की और इसमें एक नौजवान की मौत हो गई। 22 साल इस नौजवान की मौत हो गई गोली लगने से। और पाकिस्तान की जानिब से बार बार जो ये सीजफायर की खिलाफ वर्जी होती है, ये बेहद संगीन और संजीदा मामला है, क्योंकि बार बार अपनी नापाक मंसूबों को पाकिस्तान अंजाम देता है और इसका खामियाजा आम शहरियों को भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि आज इस सीजफायर की खिलाफ वर्जी में एक 22 साल नौजवान शिकार हो गया और उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। बता दें आपको कि पुंछ में एलओसी के पास हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर के ये सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी हुई। इसमें 22 साल के एक नौजवान की मौत हो गई है। जराये के मुताबिक जिले के गुलपुर बगियाल धारा पट्टी में एलओसी के पास पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से यह गोलीबारी की गई है और मारे गए शख्स की पहचान मोहम्मद इखलाक के तौर पर हुई है। गोली लगने के फौरन बाद ही इखलाक की मौत हो गई थी। और पुंछ से हमारे नुमाइंदे रमेश बाली खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो सीजफायर की खिलाफ वर्जी हुई है, एक 22 साल नौजवान की तो मौत हुई है, उसके अलावा क्या नुकसान हुआ यहां पर? जी रमेश। रमेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए रमेश से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। रमेश से ठीक तौर पर राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम बता दें आपको कि एलओसी के पास सीजफायर की खिलाफ वर्जी हुई और इसमें एक 22 साल नौजवान मारा गया। 22 साल नौजवान को गोली लग गई और उसने फौरन ही दम तोड़ दिया। एलओसी के पास हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बना करके पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी की गई है और गुलपुर बगियाल धारा पट्टी में एलओसी के पास ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से गोलीबारी किए जाने की बात सामने आई है। मारे गए शख्स की पहचान भी हो गई है और बताया जा रहा है कि इसका नाम मोहम्मद इखलाक है। गोली लगने के फौरन बाद ही इखलाक की मौत हो गई थी। बार बार वक्त वक्त पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है और सवाल इन सब के बीच खड़ा होता है कि आखिर
पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज कब आएगा और कब तक इसी तरीके से आम शहरियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? रमेश बाली हमारे नुमाइंदे खबर पर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रमेश, एक 22 साल शख्स की मौत हो गई, लेकिन इस सीजफायर की खिलाफवर्जी में और कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान पहुंचा है? हम आपको बता दें, ये जब ये सीजफायर वायलेशन की गई है, ये रात का समय था। गांव में एक घर में शादी चल रही थी, ये सभी शादी में इकट्ठे हुए थे। तो जैसे ही ये घर से बाहर निकला तो पाकिस्तान की गोली इसको लगी और इसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। रात भर गांव में हो रहा, लोग घरों के अंदर ही रहे। सुबह इसको उठाया गया और बाद में हॉस्पिटल लाया गया। लेकिन इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ है और कितनी देर तक ये गोलीबारी होती रही, कितने राउंड जो है फायरिंग्स हुई हैं और हिंदुस्तानी फौज की तरफ से क्या इसका जवाब दिया गया? हाँ, ये हम आपको बता दें, रात तकरीबन 11:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू की गई थी जो सुबह 4 बजे तक लगातार रही। भारतीय फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और इसके अलावा और नुकसान नहीं हुआ। जितना भी गोलाबारी की गई वो पहाड़ी क्षेत्र में ही ज्यादातर गोले साल के जो नौजवान की वो मौके पर ही मौत हो गई थी। जी, इंडियन आर्मी की तरफ से क्या जानकारी मिली, क्योंकि हिंदुस्तान की चौकियों को निशाना बनाया गया था, क्या हमारी चौकियों को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचा? नहीं, ऐसी खबर कोई भी नहीं आई कि हमारी चौकियों को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार हमेशा पाकिस्तान की कोशिश तो रहती है कि बिल्कुल जो ये वाला गांव है बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में गांव है। पाकिस्तान की तरफ से जब भी चौकियों पर फायरिंग की जाती है तो उसके साथ इस गांव को भी निशाना बनाया जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जो रात को फायरिंग की गई वो तकरीबन गाँव को ही निशाना बनाया गया। गाँव में ही गोलाबारी रही जिससे इस नौजवान की मौत भी हो गई और पूरी रात लोग घरों के अंदर ही दुबके रहे, घर से बाहर नहीं निकले। सुबह जाकर लोगों को पता चला कि इसकी जो मौके पर ही मौत हो गई है। उसके बाद इसको उठाया गया, फिर जिला इंतजामिया की तरफ से टीमें वहां पे पहुंची और इसका पोस्टमार्टम वहीं उसी गांव में ही करवाया गया। उसके बाद उसको घर वालों के हवाले किया गया। और घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं इस नौजवान के, उनकी क्या कोई मुतालबा है? क्योंकि इस हादसे में जो उनके बच्चे की जान गई है, जरूर वो गमजदा होंगे। हाँ, उनमें काफी गम है और उसके साथ गुस्सा भी है और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान किस वक्त फायरिंग शुरू कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी शादी का घर में शादी हो रही थी, शादी तो एक साइड रही, वहीं गम का माहौल हो गया, शादी भी नहीं हो पाई। लेकिन लोगों में यही गुस्सा है कि पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही फायरिंग होती है तो हमारा कुछ नुकसान हो जाता है। अभी आपको बता दें, 15 दिन पहले भी एक गोली लगी थी उसके पांव को, जो बाद में से जम्मू रेफर किया गया और बाद में उसका पांव भी काटना पड़ा। चलिए, आप नजर बना रखिएगा रमेश, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। कश्मीर में अमन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मिलिटेंटों का खूनी खेल लगातार जारी है और मिलिटेंटों पर इसका कोई असर भी नहीं हो रहा। बड़गाम जिले में दरअसल मिलिटेंटों ने वादवन इलाके की पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस एहलकार शमीम अहमद मिलिटेंटों की गोली से शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी मौत हो गई। और हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा भी किया और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। बता दें आपको कि एक पुलिस चौकी पर यह निशाना बनाया गया मिलिटेंटों की जानिब से और इसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया और भारी नुकसान भी बताया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से मिलिटेंट जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि वादी में अमन कायम हो सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मिलिटेंट्स अपनी सरगर्मियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। और श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जानकारी क्या मिल पा रही है? आप किस वक्त ये जो है हमला हुआ पुलिस चौकी को क्या नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसमें एक पुलिस एहलकार तो शहीद हो गया, उसके अलावा क्या नुकसान पहुंचा वो बताएं। देखिए, सऊद वासी कश्मीर बडगाम के इलाके में ये वडवन का एक इलाका है, उसके बाद साइबुक और बाकी इलाके शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच आज मिलिटेंटों ने जो एक हमला किया जो कि गार्ड पोस्ट था वडवन बडगाम में, जो कि
जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकार वहां पे तैनात थे। उसी तरह का हमला था जो कि गौरीपोरा हैदरपोरा में गुज़श्ता हफ्ते हुआ था, जो कि सेंट्रल कश्मीर बडगाम में आता है। इसी भी मिलिटेंटों ने इस गार्ड पोस्ट पे अंदर जाकर एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शमीम अहमद को नजदीक से गोलियां चलाई और उससे राइफल छीनने की कोशिश की। लेकिन इस प्रोसेस में अगरचे पुलिस एहलकार अपनी जान नहीं बचा सका, लेकिन अपने हथियार और बाकी जो उनके पास सामान वगैरह था उसको बचाने में कामयाब हुई। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के बारे में मजीद बताया जाता है कि शमीम अहमद, जिनका बैलेट नंबर 834 बडगाम और रेजिडेंट जो है ये कुलगाम यारीपोरा का था, और उससे सुलह करने की अभी जो तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन एक खुशाइंदा बात है कि इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे वहां पर वो हथियार को बचाने में कामयाब हुए। इससे पहले जब गौरीपोरा हैदरपोरा में इसी नौयत का हमला मिलिटेंटों ने किया था तो उसमें वो हथियार वगैरह जो थे अपने साथ ले गए थे। लेकिन आज जो खबर आई है कि हथियार पर हमला करने के फराक में जो मिलिटेंट आए थे, क्योंकि बताया जाता है कि असलिया की काफी कमी मिलिटेंट को देखी जा सकती है। लेकिन उसके बाद आज के इस हमले में पुलिस ने जांफिशाई से काम किया और बहुत बहादुरी से काम किया। अगरचे एक कांस्टेबल मारा गया, लेकिन इसके बावजूद भी हथियार वगैरह लूटने में कामयाब मिलिटेंट नहीं हो पाए। नहीं, लेकिन सर्च ऑपरेशन भी इसके बाद चलाया जा रहा है और उनकी तलाश भी की जा रही है। मिलिटेंट्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या कि किस मॉड्यूल से ये जुड़े हुए थे या फिर वो कौन थे? और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इलाके में, क्या उससे कुछ कामयाबी मिली है क्या? सऊद, इसके बाद चौकी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन स्टोन पेल्टिंग इतनी ज्यादा हुई जिसमें आखिरी इतलात मिलने तक कई इलाकों में जो है स्टोन पेल्टिंग जारी थी। लेकिन उस सर्च ऑपरेशन को स्टोन पेल्टर्स ने कामयाब नहीं होने दिया, जिसमें 2 यूथ जो है, नौजवान जो है वो जख्मी बताए जाते हैं। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। लेकिन इसके बाद किसी भी मिलिटेंट आउटफिट ने अभी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन साथ ही इस इलाके में, चूंकि ये इलाका जो है इसमें मिलिटेंटों की जो मौजूदगी है उसमें शक जो है वो शायद हिजब के ये मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता थे, जिन्होंने इस इलाके में कुछ दिन कबल मूवमेंट जो थी वो देखी गई थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्स को कोई भी खातिर का कामयाबी सोईबुक और वडवन उसके आसपास के इलाकों में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। ये पत्थरबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कोई भी ऐसा मामला नहीं है, जब ऐसा कोई मामला पेश आता हो या फिर मिलिटेंट्स कोई हमला करते हो तो पत्थरबाज उसको कहीं ना कहीं बैकअप ना देते हो। तो इन सब के बीच क्या इन मिलिटेंट्स के बारे में कोई भी इत्तला मिल पाई है कि ये कौन थे, कहां से आए थे या फिर कहां गए? बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा था कि सोईबुक, चूंकि ये जो इलाका है ये सैयद सलाहुद्दीन का आबाई इलाका है और उसके आसपास में वडवन में जो एक गार्ड पोस्ट वहां पे था उस पे हमला, लेकिन इतलात ये हैं कि शायद हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट इस इलाके में कुछ दिन पहले मूवमेंट जो थी उनकी देखी गई थी और अभी तक किसी भी आउटफिट ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। लेकिन जो आसार है उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आपको याद होगा कि गौरीपोरा हैदरपोरा सेंटर बडगाम में जिस तरह से हमला हुआ था और उसके बाद कुछ दिन बाद सोशल मीडिया में जो हथियार दिखाए गए थे वो हिजबुल मुजाहिदीन के उन मिलिटेंटों के पास पहुंचाए गए थे जो कि इस इलाके में एक्टिव है। यानी वडवन बडगाम का और उसके बाद हैदरपोरा बडगाम का ज्यादा फासला भी नहीं है और ये वो एरिया है अगर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी का बहुत ज्यादा जमाव मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लगातार इस तरह का दूसरा हमला हुआ। कहीं ना कहीं लग रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन की तंजीम ही इस हमले में मुलविस हो सकती है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, केस दर्ज किया और मजकूरा कांस्टेबल शमीम अहमद को यारीपोरा कुलगाम पहुंचाया गया, जहां आखिरी रसूमात अदा करने के लिए गांव की बड़ी तादाद जमा हो गई है। आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल। बढ़ते खबरों में आगे, महबूबा मुफ्ती के यकतरफा सीजफायर वाले बयान पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने यह कहा है कि ऐसी कोई भी तजवीज नहीं आई है, कुछ अल्फाज सोच समझ कर बोलने चाहिए। उन्होंने ये कहा रमजान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को छूट देना ठीक नहीं। उन्होंने ये बात भी कही, ऐसे हालात के लिए राम माधव ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि टूरिस्ट की हिफाजत के लिए फोर्सेस को अलर्ट रहना चाहिए, ये बात कही। और आपको बता दें कि कल महबूबा मुफ्ती ने रमजान और माफ कीजिएगा परसों दरअसल रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान मरकज से यकतरफा सीजफायर की उन्होंने अपील की थी। उसके बाद राम माधव का ये बयान सामने आया है। Proposal or suggestion came from the state government to us. Secondly, we should not be using words like ceasefire, etc., in this situation. If
by ceasefire, one meant ceasing of operations of the security forces in the valley during the month of Ramadan. Ramadan is a sacred month for the Muslims. So what is expected is that the terrorist elements should stay away from their activities. It's a holy sacred month for the Muslims. So the terrorists should stay away from terrorism activities in the valley. Operations, people are not, our security forces are not engaged in operations out of any special interest and enthusiasm. It is a necessity that forces them to undertake operations. So what is expected is that the terrorists should desist from terrorism activities. बता दें आपको कि वादी में अमन और अमान कायम करने के लिए और बाकायदा रमजान के वक्त में किसी भी तरह की शिद्दत वाली सूरत हाल ना पेश हो, इसके लिए ऑल पार्टी मीट के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती ने यह अपील की थी कि मरकज को यकतरफा सीज फायर की तजवीज लानी चाहिए और यकतरफा सीज फायर को अमल में लाना चाहिए कम से कम रमजान के महीने में। और यूनिलैटरल सीज फायर की बात जब से ही महबूबा मुफ्ती ने की है उसके बाद से अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। रियासत में भी बीजेपी में इस मामले को लेकर के इख्तलाफ नजर आ रहा है और पीडीपी महबूबा काबीना में दरअसल बीजेपी कोटे से इकलौते मुसलमान वजीर ने साफ तौर पर कहा कि ठीक है सीजफायर होना चाहिए और इसका ये मतलब नहीं है कि हम काउंटर या फिर उसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी के रियासती सदर सीधे सीधे तौर पर इस पे कह रहे हैं कि इस तरह से तजवीज लाने की कोई बात नहीं करनी चाहिए और हमें सोच समझ करके ये बात कहनी चाहिए क्योंकि इससे मिलिटेंटों के हौसले बढ़ेंगे। इन सब के बीच आज बड़ा बयान राम माधव दवे की तरफ से आ गया कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज हमारे पास आई नहीं है। इससे पहले बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी महबूबा मुफ्ती पर तनकीद तो की, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल कर दिया जो ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन महबूबा मुफ्ती ऑल पार्टी मीट के बाद यह कहते हुए नजर आई थी कि सभी पार्टियां इस पर इत्तेफाक रखती हैं कि रमजान के महीने में जिस वक्त हर तरफ इबादत, दर्स कुरान और अल्लाह का जिक्र होगा, उस वक्त कम से कम यकतरफा सीज फायर रखा जाए। हालांकि आज जिस तरीके से मिलिटेंटों ने एक पुलिस चौकी पर धावा बोला, एक कांस्टेबल शहीद हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तजवीज पर एक बार फिर से सोचने की भी जरूरत नजर आती है। बढ़ते आगे, साबिक वजीर और बीजेपी लीडर चंद्र प्रकाश गंगा ने जी मीडिया से खास बातचीत में कई मुद्दों पर बेबाकी से बात की। उन्होंने इंजीनियर राशिद के उठाए सवाल का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया, तो वहीं कठुआ मामले में इंसाफ की बात की। उन्होंने कहा कि बच्ची को इंसाफ तभी मिलेगा जब मामले की जांच सीबीआई करेगी। हालांकि जब उनसे वजीर आला के सीजफायर वाले पहल के बारे में पूछा गया, इस बयान पर पूछा गया, तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। नगर पहुंचने में आपको पिछले सेशन का माहौल, आज का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हमने आप जानते हो अच्छी तरह से कि हम एक पार्टी के ऐसे सिपाही हैं, हमें जिस मोर्चे पर पार्टी लगाएगी वहाँ काम करना है और देश के लिए काम करना है, रियासत के लिए काम करना है, बेहतरी के लिए काम करना है। और जो हमारा पिछला जीवन रहा और आज भी हमें इस चीज़ का कोई वो नहीं। लाल सिंह जी नजर नहीं आए आज? मैं लाल सिंह जी के बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है उन्होंने कोई प्रोग्राम वगैरह रखे थे, क्योंकि ये बड़ा जल्दी में रखा गया कार्यक्रम, तो मैंने भी प्रोग्राम रखा है, मैंने कैंसिल करके आया हूँ। तो इंजीनियर रशीद ने जो निशाना साधा, आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने कहा? देखिए, ऐसा है कि इंजीनियर साहब फ्रीलांसर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सत्य है वो आपके सामने है। हमने यही कहा है कि अगर वो सीबीआई की जांच होती है, आज आप देख लेना, आपके चैनल ने, मैं सुधीर चौधरी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने सत्य के सामने लाया, पूरी दुनिया ने देखा उसको। मैं कहता हूं कि उस बच्ची को इंसाफ तभी मिल पाएगा जब सीबीआई की जांच होगी, अदरवाइज केस तो चलेगा, केस में वो वरी भी हो जाएंगे क्योंकि सबूत ऐसे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा बच्ची को। इंसाफ तभी मिलेगा जब सीबीआई। जो सीएम ने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया कि अब सीज फायर की बात उन्होंने की और प्राइम से अपील की, आप किस तरह से देखते हैं कि मिलिटेंटों के साथ लड़ने से बेहतर है कि सीज फायर किया जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना मन बना रखा है? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि शांति तो हर एक आदमी चाहता है, कोई भी इंसान है, जब
एक जुनून जो है वो जिहाद का आ गया। मैं ये कहता हूँ कि वो लोग हैं आगे हैं जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। आज उन लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर जो सेकुलर ज़रूरत है, क्योंकि इस देश को अगर बचाना है तो यहाँ पर मुस्लिम तो खाली कश्मीर में नहीं है ना, पूरे देश में है। और हमें सभी का ये देखना कि जैसे वो लोग रह रहे हैं यहाँ भी उन नौजवानों को जो भड़के हुए हैं, क्योंकि ये देश का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बातचीत होनी चाहिए हुर्रियत वगैरह के साथ। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बातचीत है वो होनी चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि जिसमें शांति आए, यहाँ टूरिज्म हो, लोग काम करें। ये तो कौन नहीं चाहता शांति हो। हमने वो कश्मीर देखा हुआ है। मैं रात के 2-2 बजे तक इंटीरियर में घूमता था और यहाँ वो मौका देखा है। लेकिन आज जो जहर घोला गया है उस जहर को खत्म करने की जरूरत है। और वहीं बीजेपी लीडर और एमएलए राजेश गुप्ता ने यह कहा है कि वजीर आला ने जो सीजफायर की तजवीज रखी है उसे यूनिफाइड कमांड के बगैर नाफिज करना सही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि हालात ठीक हों, लेकिन पार्टी के दीगर लीडरान भी इस फैसले में शामिल होने चाहिए। करने के लिए आप किस तरह से देखते हैं, बीजेपी इसके बारे में क्या वजीर आला के सोच के साथ इत्तेफाक रखती है? ऐसा कि जो महबूबा जी ने सोच रखी है, उन्होंने यही कहा कि अपने यूनिफाइड जो कमांड है उसके साथ बैठकर अगर सीज फायर की बात होती है, वो उन्होंने पीएम के साथ एक रिक्वेस्ट की है। अगर वो यूनिफाइड कमांड अगर उस चीज़ को मानती है सीज फायर को, तो उसमें किसी को क्या एतराज़ है। अगर दोनों तरफ से सीज फायर होता है तो उसमें कोई, हम तो हमेशा शांति के हकदार रहे हैं। हमने तो हमेशा इस चीज़ का पैरवी की है। हमने तो कभी भी ये चीज़ नहीं कही और हम उस चीज़ के पक्षधर हैं कि अगर क्या कहते हैं सीज फायर होता है तो वो यूनिफाइड कमांड भी कुछ लीडरान, कुछ पार्टियां नाराज हैं और उन्होंने आज प्रदर्शन वगैरह भी किए हैं। आप किस तरह से देखते हैं? अभी तो बात शुरू ही हुई। देखो, वो हो सकता है कि उनको आई डोंट नो वो उन्होंने प्रदर्शन किस बात पे किया, आई डोंट नो। पर जम्मू कश्मीर के विषय पर कोई भी बात जो है, मीडिया को भी मैं ये कहूँगा कि हमेशा एक बड़े सेंसिटिव स्टेट है, इसकी नज़र पूरे देश, इस पर पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नज़र रहती है। मीडिया को भी चाहिए कि इस पर बड़े तरीके से न्यूज़ को पेश करे। महबूबा जी ने जो बात कही उसको उसी तरीके से पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड कमांड के साथ बैठकर सीज फायर की घोषणा की जाए। यूनिफाइड कमांड अगर रिकमेंड करेगा सीज फायर के लिए तो सीज फायर होगा ना। अगर वो रिकमेंड ही नहीं करेगा तो फिर कैसे? यूनिफाइड कमांड में कौन कौन लोग होते हैं? आई डोंट नो। अब जो जनरल, आईजी, एडीजी, उसका तो होम मिनिस्टर तो सीएम है ना। अब अपने राजनाथ सिंह जी उसको डिसाइड करेंगे ना। नहीं, स्टेट यूनिफाइड की जो मीटिंग होती है आप उसका हवाला दें, मरकज का, स्टेट का नहीं, वो इसमें सेंटर का आएगा ना। लेकिन तो जो भी फैसला होगा आप सेंटर करेगा ना। अब बाकी की ये बातें आप बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से। इधर महबूबा मुफ्ती के यकतरफा सीज फायर वाले बयान की मुखालिफत भी तेज नजर आ रही है। जम्मू वेस्ट असेंबली के समाजी कारकुन ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरे के दौरान महबूबा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि जहां एक तरफ पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है और हमारे मासूम शहरियों को मार रहा है, वहीं दूसरी जानिब सरकार यकतरफा सीज फायर की बात कर रही है, जो कि काबिले अफसोस है। संघर्ष विराम बंद नहीं किया जाए, आज भी पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी हमारी सीमाओं के ऊपर पुंछ में की है। कश्मीर में आज भी टूरिस्ट्स को अगवा कर लिया गया है। आज भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ के ऊपर, पुलिस के ऊपर कश्मीर में हमले हो रहे हैं और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को तेजी के साथ और जोर शोर से लागू किया जाए। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हासिल कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम के दौरान दलित नौजवान के कत्ल मामले की गूंज जम्मू भी पहुंची है और जम्मू में आज भीम आर्मी और अंबेडकर सेना ने उनके कातिलों और उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया और सचिन के कातिलों को सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि यूपी में दलितों के साथ कहीं न कहीं इम्तियाजी सुलूक किया जाता है और दलितों को सियासत का शिकार भी बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों यूपी में एक प्रोग्राम के दौरान दलित नौजवान का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। आज जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सेकुलर लोग थे, खासकर अंबेडकर युवा संगठन, युवा भीम सेना और जितनी भी पे बैक टू सोसाइटी और जितनी भी सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ने मिलके जहां पे प्रोटेस्ट रखा। और प्रोटेस्ट रखने का कारण यह था कि हमारे साथी भीम आर्मी के जो एक साथी थे सचिन बालिया, उनको गोली मारकर उनकी कुछ अननोन लोगों ने हत्या कर दी। बहुत दुख की बात है कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू लाइफ देता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं उनके लिए इतने सेफ गार्ड हैं, लेकिन एक तरफ हम सेफ गार्ड की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस देश में योगी और मोदी की सरकार ने जो हमारा SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट था उसको डाइल्यूट किया। और उसके चलते ही जैसे ही ये जो एक्ट डाइल्यूट हुआ, जो लोग जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग थे उनके अंदर जो ये खौफ था कि अगर हम जात पात करेंगे, किसी के साथ जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो पुलिस हमको पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। इधर पॉलीथीन बैन के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दावे अनंतनाग के डूरू इलाके में खोखले साबित हो रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ध्यान दो हुजूर, क्योंकि अनंतनाग की मुख्तलिफ म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि पॉलीथीन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि हालात इससे बिल्कुल उलट हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में बड़े धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि अगर इसी तरह खुले में और खुलेआम पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता रहेगा तो सरकार ने पॉलीथीन पर पाबंदी को लेकर के इश्तेहारात पर इतने पैसे ही क्यों खर्च किए। और दिल्ली के सिद्धार्थ नगर से खबर, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। दरअसल यहां पर रहने वाले कश्मीरी कुनबे की बात करें तो उन्होंने कॉलोनी वालों पर परेशान करने का इल्जाम लगाया है। मुतासिर फैमिली खुद को कश्मीरी होने की वजह से परेशान किए जाने की बात कह रही है, जबकि कॉलोनी के लोग कश्मीरी फैमिली के पाले गए कुत्तों से परेशान होने की बात कर रहे हैं। बीती रात तो बात इतनी बढ़ गई कि मामला थाने तक पहुंच गया। वो आगे जाके मैंने देखा, हमने देखा मेरी सिस्टर, वो उनको सारे लोग जो है उस पर हमला कर रहे थे स्टिक से और उसके बाल पकड़ रहे थे और उसको मार रहे थे, पकड़ो पकड़ो करके ऐसे सब गाली दे थे और बहुत सारा। और हम आगे उनकी तरफ उनको छुड़ाने के लिए, तो जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट हर, वी ट्राइड एवरीथिंग एंड जस्ट क्विट एंड दे वर ट्राइंग टू अटैक अस एज वेल। ये इल्जाम है दिल्ली के आश्रम में सिद्धार्थनगर एक्सटेंशन में रहने वाली कश्मीरी फैमिली का। ये लोग पिछले 15 साल से सिद्धार्थनगर एक्सटेंशन में रहते आ रहे हैं, लेकिन बीती रात कॉलोनी के लोगों और कश्मीरी फैमिली के बीच चल रहा तनाजा इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। कश्मीरी फैमिली की माने तो रात 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान वो अपने किसी मेहमान को मेन गेट तक छोड़ने जा रहे थे कि कॉलोनी के कुछ लोगों से उनकी हुज्जत हो गई और उनकी लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। उन्होंने थोड़ा स्टेज की तरफ ले गए और वहाँ पे उनको मारना स्टार्ट किया। फिर मेरी दूसरी बहन आई, उन्होंने चीख सुनी। अब मेरे साथ जो गेस्ट थी उनको घर चले जाइए। इतने में ऐसा हो गया कि थी पांडे और उन्होंने करीब 40 लोग आके मेरी तीनों बहनों को पकड़ अलग अलग जगह मार रहे थे। अब मैं कभी एक छोटी बहन को बचा रहा था, कभी दूसरी बहन के पास जा रहा था और कभी तीसरी बहन के पास। उनको कंटिन्यूअसली करीबन 25 मिनट तक मारा। सारे लोग तमाशा देख रहे बना रहे थे। कल लाठियों से मारा, घसीट के कपड़े फाड़ दिए। जो आपने देखा, मतलब बोलने में भी अब शर्म आती है। वो क्या अटेम्प्ट हुए हम पे, मतलब हम कैसे बचे हुए हैं, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी हम पे कि कैसे बच गए। बाकी अभी हिम्मत नहीं है, हम बहुत मीडिया को बोल चुके हैं सुबह से और अभी भी कुछ हुआ नहीं, वो घूम रहे हैं बाहर। उधर कॉलोनी के लोग कश्मीरी फैमिली के इल्जामात को खारिज कर रहे हैं। RWA के प्रेसिडेंट की माने तो कश्मीरी फैमिली कुत्तों को पालने के लिए NGO चलाती है। कॉलोनी में कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ने से घरों से निकलना वो हाल हो गया है। कई लोगों को कुत्ते काट भी चुके हैं। लोग रात में भी लाठी डंडे लेकर निकलने को मजबूर होते हैं।
बीती रात भी कुत्तों को लेकर ही तनाजा बढ़ा। कुत्तों के डर से लोग लाठी डंडे लेकर निकले तो कश्मीरी फैमिली ने वीडियो बनाकर पीटने का झूठा इल्जाम लगा दिया। ये चीजें पिछले 3-4 महीने से इसलिए बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गई कि एक सफेद कुत्ता हमारी कॉलोनी में लोगों को घूम घूम के काटने लगा। उसने 30-35 लोगों को काट लिया। लोग दिन भर पगलाए रहते हैं कि क्या करूं, मतलब घर से निकल नहीं सकते हैं, मजाल नहीं घर से निकल जाए। और उस कुत्ते को पकड़ने के लिए हमने एमसीडी को बुलाया, इन लोगों ने नहीं पकड़ने दिया। उस कुत्ते को हमने अपने गार्ड से एक दिन पकड़वाया, उसको छुड़वा दिया। एक डॉग लवर है जो उसको कभी खिलाता पिलाता है, उसने पकड़ के दिया, उसको छुड़वा दिया। इन्होंने हमसे कहा कि आप 20,000 रुपया दो तो मैं इसको यहाँ से चलता कर दूं। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जिस कॉलोनी में रहते हैं कुछ और रेसिडेंट्स हैं, कुछ ही मुद्दे को लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उनके साथ मारपीट हुआ है, ऐसा एलिगेशन है। तो और अभी पूरे कंप्लेंट के बेसिस पे जो भी एलिगेशन है उसके ऊपर हम सर क्या इससे पहले भी कंप्लेंट दर्ज हुई? दोनों पक्ष के बीच में पहले भी कुछ कंप्लेंट्स इस तरह से काउंटर कंप्लेंट्स भी दर्ज हुए हैं, केसेस भी दर्ज हैं। कश्मीरी फैमिली के इल्जाम में कितनी सच्चाई है और कॉलोनी के लोगों के दावों में कितनी हकीकत है, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। और यूपीएससी एग्जाम में 36वीं रैंक हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के फजलुल हसीब का यह कहना है कि वो शुरुआत से ही सिविल सर्विसेज के लिए मेहनत करते रहे। आज दिल्ली पहुंचे फजलुल ने यह कहा कि सबके लिए मौका मौजूद है, जो मेहनत करेगा वो कामयाबी हासिल करेगा। हमारे दिल्ली रिपोर्टर शुएब रजा ने फजलुल हसीब से की खास बातचीत भी। इस बार यूपीएससी में बड़ी तादाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट है वो उन्होंने भी क्वालिफाई किया। आज जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से उनकी मुलाकात हुई, उनका इस्तकबाल किया गया और शुभकामनाएं दी गई। हमारे साथ फजलुल हसीब साहब मौजूद हैं। 36वीं रैंक आई है जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहता हूँ कि एक ऐसा सूबा जहाँ कई तरह की बातें और ये कहा जाता है कि वहाँ की जो नौजवान पीढ़ी है वो दूसरी तरफ जा रही है, ऐसे में आप जब सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया, किस तरह की तैयारी आपकी थी और क्या जहन में चल रहा था? सर मेरे फादर ने सबसे पहले बचपन में ही सिखाया था कि अगर कोई भी काम करना है, कोई भी बदलाव लाने की कोशिश करनी है तो एक बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करना, एजुकेशन। सो उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं हमेशा चलता रहा। जब भी कोई दिक्कत आई ज़िंदगी में, जब भी कोई ख्याल आया ज़िंदगी में, तो ये हमेशा सोचा कि एजुकेशन की तरफ ही ध्यान देना है और उसी राह पे मैंने चलने की कोशिश की। तो आज आई एम हैप्पी, अल्लाह का फजल है कि उनका सपना भी पूरा हुआ, मेरा भी सपना पूरा हुआ और फॉर्चुनेटली आई एम एट दिस प्लेस राइट नाउ। अच्छा भाई, शोपोर के आप रहने वाले हैं, किस तरह से सफ़र रहा, कहाँ पढ़ाई आपकी हुई, दिल्ली में कैसे आपकी पूरी ट्रेनिंग या ये जो तैयारी थी यूपीएससी की किस तरह से रही? सर चूँकि मेरे घर मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ बेसिकली। मेरे फादर कॉलेज टीचर रहे, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, तो हमेशा एक एकेडमिक बैकग्राउंड का वो इन्फ्लुएंस घर पे था ही। मेरे फादर हमेशा ऑब्वियसली ही वुड गेट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जो सब कुछ घर पे चलता ही रहता था। तो उससे की वजह से एक थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आने लगा यूपीएससी का आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो फिर फाइनली मैंने 2014 में दिल्ली आया। यहाँ पे फिर मैंने इनिशियली बाहर कोचिंग ली, उसके बाद मैंने रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी जामिया मिलिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। फिर रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी जामिया हमदर्द का एक बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, क्योंकि एक आइसोलेशन मिला, वहाँ पे एम्बियंस मिला, एटमॉस्फेयर मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छा था, स्कॉलरशिप, तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से एक ओवरऑल अच्छा सपोर्ट रहा इन सब चीज़ों का और जिसकी वजह से फाइनली फिर आपने देखा कि रिजल्ट भी सही रहा। कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे, सूबे के लिए भी, नौजवानों के लिए किस तरह का एक मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज जो है वो ना सिर्फ कश्मीर के लिए है बल्कि हर उस बंदे के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या जो कि नीट की तैयारी करना चाहता है, किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। आप एग्ज़ाम को जानें, इसको देखें, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना होए, आप अपने गोल को फिक्स करें। एम बहुत बड़ा है, प्रोसेस बहुत थोड़ा सा लंबा है, इट मे गेट अ बिट डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो, आई एम प्रीटी श्योर कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा एंड यू विल बी डूइंग वेरी गुड इन लाइफ। 36वीं रैंक है, इसके लिए किस तरह से अलग से कोई भाई मेहनत, टॉप 50 में भी आना बड़ी बात होती है, तो किस तरह से ये तमाम चीज़ें इसके लिए की? सर इसके लिए अपार्ट फ्रॉम मेहनत जो मुझे लगता है कि एक फेथ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि एक फेथ जो आप सोचते हैं कि मैं एक स्टेप लूँगा और लक भी फेवर करेगा, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी रही इस प्रोसेस में। मैंने
जिस तरह मैं तैयारी कर रहा था उसी तरह तैयारी की इस बार, कंटिन्यूसली वही आंसर राइटिंग पे फोकस और प्रीलिम्स के पेपर लगाना और फिर मॉक इंटरव्यूज़ देना, वही सब किया। सो आई एम प्रीटी थैंकफुल टू गॉड कि मतलब सब लग गया और फाइनली मतलब टॉप 50 में भी आ गया। सो काफ़ी रिलीव्ड भी हूँ। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। मुस्तकबिल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो हसीब जम्मू कश्मीर से आते हैं, बड़ी मेहनत की और एक नई उम्मीद वादी के लोगों के लिए। हालांकि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं यूपीएससी में, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और बड़ी तादाद में उन्होंने क्वालिफाई किया है। कैमरामैन उनके साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। और यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम मुस्लिम तलबा से आज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुलाकात भी की है और मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। और हमें खुशी है कि लगातार पिछली बार भी बड़ी संख्या में जो मंत्रालय के प्रोत्साहन कार्यक्रम की वजह से भी और जो प्रतिभाएं हैं उनके अपने खुद के प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के नौजवान, लगभग पिछली बार भी 126 अल्पसंख्यक समाज के नौजवान यूपीएससी में चुने गए थे और इस बार भी 131 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के नौजवान चुने गए हैं। हमारी कोशिश है कि बिना भेदभाव के इनका जो परिश्रम है, इनकी जो प्रतिभा है, उसको सम्मान भी मिलना चाहिए और उसको स्थान भी मिलना चाहिए। और अभी इस बार हमने जो फ्री कोचिंग का कार्यक्रम हमारी मिनिस्ट्री चलाती है वो बढ़ाई है, लगभग 6 लाख रुपया की है। उसके अलावा 50,000 यूपीएससी में था, वो 1 लाख किया है और भी तमाम बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस किए हैं। और इधर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राम बाग इलाके के जहांगीर चौक पर रियासत के सबसे लंबे फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। ये आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राम बाग इलाके के जहांगीर चौक पर रियासत के सबसे लंबे फ्लाईओवर का आज इफ्तिताह किया। यह फ्लाईओवर अमर सिंह कॉलेज से लेकर के बारजुल्ला तक बनाया गया है और फ्लाईओवर के बन जाने से आम लोगों को शहर में पेश आ रही ट्रैफिक जाम की जो परेशानी थी उससे राहत मिलेगी। आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर की संग बुनियाद साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने साल 2013 में रखी थी, जो कि अब बनकर तैयार हुआ है। हालांकि इफ्तिताह के कुछ ही देर बाद इसमें हादसा भी हो गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको भी पता है कि छानपुरा से लेके नटीपुरा से लेके या बागी माताब से हमें यहाँ से सफ़र करना पड़ता था, चाहे वो लोकल बस में या अपनी जो प्राइवेट व्हीकल्स है। तकरीबन छानपुरा से लाल चौक तक 1 घंटा तकरीबन लगता था। जो ये फ्लाईओवर है, दिस इज़ फ्रॉम जहांगीर चौक टू बरजला, लेकिन हमने फेजिंग इसकी फेज़ फर्स्ट हमने आज जो ऑनरेबल सीएम खोल रहे हैं, यह है फ्रॉम जहांगीर चौक दिस अमर सिंह कॉलेज टू बरजला ब्रिज। और इधर वादी कश्मीर में शहरियों की हलाकत की मुखालिफत में अलहदगी पसंदों की हड़ताल के सबब श्रीनगर के डाउनटाउन में वाक़े तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इलाके में उबूरी तौर पर पाबंदी भी आयद की गई। 5 थाना इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़ी तादाद में तैनात किया गया। पुलिस के मुताबिक MR गंज, खानियार, सफा कदल, रानावारी और नौहाटा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बता दें कि जुमे की नमाज की इजाज़त नहीं दी गई और दरअसल शहरियों की हलाकत को लेकर के लगातार जो है वो नाराज़गी भी जाहिर की जा रही है और अलहदगी पसंदों की तरफ से भी बंद की बात कही गई। इसको देखते हुए इसकी मुखालिफत में अलहदगी पसंदों की हड़ताल के सबब ही श्रीनगर के डाउनटाउन में वाक़ई तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई और इलाके में उबूरी तौर पर पाबंदी भी आयद की गई। इन सब के साथ ही 5 थाना इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज की गई। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भी बड़ी तादाद में तैनाती की गई है यहाँ पर और पुलिस के मुताबिक MR गंज, खानियार, साफा कदल, रानावरी और नौहाटा में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसकी वजह से एक ग्रुप में या 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते थे।
और श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, यहाँ पर जुमे की नमाज की इजाजत नहीं मिली, उसके बाद क्या किसी तरह की परेशानी आई सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, और मकामी लोग भी इस पर कुछ रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं क्या? देखिए सऊद, आपको याद होगा कि साउथ कश्मीर के बाद श्रीनगर में जिस तरह से आम शहरियों की हिलाकत के बाद JRL ने लगातार 2 दिन की हड़ताल की कॉल दी थी, उसके बाद हड़ताली कॉल जो है उसको खत्म किया और उसके बाद आज जुमे को एहतजाज की अपील की थी। और यही सूरत हाल को भांपते हुए रियासती सरकार ने आज समझ नहीं लिया, बल्कि शहरी श्रीनगर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में आज बंदिशें और कर्फ्यू जैसा समा था, जिसके बाद तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में चूंकि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जल्द से खिताब करना था और इस सूरत हाल को देखते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम तो न हो, इस बीच रियासती सरकार ने और रियासती पुलिस ने फैसला किया कि मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजर में रखा गया, जबकि मोहम्मद अशरफ सराई, मोहम्मद अशरफ लाया, सईद अली शाह गिलानी को भी अपने घरों में नजरबंद रखा। तहम सऊद के एक लोगों पर एहतजाजी मुजाहरे हुए और इस सूरत हाल को देखते हुए कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम न आ जाए, लिहाजा आज रियासती सरकार ने जामा मस्जिद में नमाज न अदा करने का जो हुक्म दिया है कि कफल किया था मस्जिद को। यही सूरत हाल पहले भी दरपेश थी और काफी देर बाद इस सूरत हाल करने के लिए हुर्रियत ने भी अपील की थी और जामा मस्जिद में नमाजें हुई, लेकिन आज सूरत हाल कदर मुख्तलिफ थी, लिहाजा यहाँ मीरवाइज उमर फारूक को अपने घर में नजरबंद रखा गया। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा तजम्मुल, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इधर हालिया रोड सेफ्टी प्रोग्राम में नौजवानों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की होड़ लग गई है और बारामूला में बड़ी तादाद में लोग लाइसेंस बनाने के लिए RTO के ऑफिस में दरख्वास्त दे रहे हैं। बता दें कि ड्राइवर्स और मकामी लोगों ने महकमा की ईमानदारी और शफाफियत की तारीफ भी की। दूसरी जानिब नौमुंतखब ARTO अफसर नूरुद्दीन अंदराबी ने यह कहा है कि लोग अपने कामों को लेकर के मुझसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में जाने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई और ट्रेनिंग देने के लिए आर्मी कैंप की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके में मुख्तलिफ गांवों से 171 नौजवानों ने हिस्सा लिया। सख्त मेहनत और लगन के मद्देनजर कुछ नौजवानों ने सिलेक्शन की उम्मीद नजर आ रही है और मुल्क की खिदमत के लिए नौजवानों का एक ग्रुप शामिल हो सकता है। और रियासत के वजीर तालीम चौधरी जुल्फिकार अली ने बेमीना इलाके के उस्ताद घर का जायजा लिया। दौरे के दौरान उस्तादों को मिल रही सहूलियात का भी जायजा लिया गया। उस्ताद घर में दूर दराज इलाके से आए उस्तादों को ठहरने का इंतजाम किया जाता है। सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए वजीर तालीम ने अहकामात दिए। इस मौके पर चौधरी जुल्फिकार अली के हमराह डायरेक्टर एजुकेशन और एजुकेशन सेक्रेटरी फारूक शाह भी मौजूद रहे। और पट्टन के BMO डॉक्टर मुसर्रत इकबाल की जानिब से जिले के स्लग इलाके के लिए मेडिकल बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया और स्लम इलाके में उम्मीद की जा रही है कि इससे कुछ फायदा होगा। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने बच्चों की सेहत का जायजा लिया। कैंप के जेर एहतमाम मुफ्त में दवाइयां भी तकसीम की गई। मीडिया से बात करते हुए पट्टन के BMO ने कहा कि मुतासरा बच्चों के वैक्सीन दी जा रही है। और डोडा हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से 1 से 18 साल तक के बच्चों को मेगा मेडिकल और स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। बता दें कि यह कैंप डोडा शहर से 30 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम के जेरे एहतमाम हायर सेकेंडरी स्कूल कस्तीगढ़ में इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह डोडा जिले के मेडिकल अफसर डॉक्टर वाजिद अली नजर ने किया। इस कैंप में 2000 बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के जरिए फ्री मेडिकल जांच करवाई गई। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। जिला गांदरबल के वाल्टर इलाके में आज रन फॉर यूनिटी के मौजू पर एक स्कूल की जानिब से मैराथन का इनेकाद किया गया और इस मैराथन में जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। मैराथन सुबह 8:30 बजे वाइल्ड बाईपास से शुरू हुई और इस मौके पर पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर पहला मैराथन भी पहला मकाम हासिल करने वाले शुएब मुगल ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि ऐसी मैराथन होनी चाहिए। रेस आज की थी तकरीबन 4 किलोमीटर थी, तो मैंने अच्छी तरीके से दौड़ चला। मुझे ये रेस कुछ नहीं लगी।
आई एम आल्सो एथलीट। मैं कम से कम ये रेस मेरी आगे कुछ नहीं। आई थैंक टू मच पब्लिक। और पुंछ के सनाई गांव के लोगों ने एक हौसले की मिसाल पेश की है। उनके हौसले को सलाम। दरअसल उन्होंने साबित किया है कि इरादा नेक हो और दिल में जज्बा हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। आप भी देखिए। पहाड़ काटकर सड़क बना रहे ये मजदूर किसी सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपना काम कर रहे हैं। वो अपने लिए रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं। 30,000 रुपया देकर हमने रोड निकालिया अपने हाथ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खुद के लिए रास्ता तैयार कर रहे ये लोग पुंछ के सुरनकोट के सनाई गांव के रहने वाले हैं। गांव में एक भी ऐसा रास्ता नहीं है जो दूसरे गांवों से जुड़ता हो या मेन रोड तक निकलता हो। ऐसे में इनकी तकलीफ आप समझ सकते हैं। न बच्चों का स्कूल जाना आसान है, न मरीजों को अस्पताल पहुंचाना। यहाँ तक कि इन लोगों तक किसी भी तरह की सरकारी सहूलत भी बामुश्किल ही पहुँच पाती है। ऐसे में सनाई गांव के लोग कई सालों तक सरकारी दफ्तर और इलाके के लीडरान के चक्कर काटते रहे, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आया। रोड का मसला ये है कि गवर्नमेंट को हमने सबको पकड़ा कि हमारे रास्ता नहीं है, तो हमको बड़ी मुश्किल है। तो ये रास्ता लगाओ तो किसी ने टेंशन नहीं लिया। तो हम अपने पैसे देकर 30,000 रुपया देकर हमने रोड निकालिया अपने हाथ से। हमारे हाथों की हालात भी देख लो। सुना आपने किस तरह सरकार और उनके नुमाइंदे इलाके को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन इन गांव वालों ने भी ठान ली थी कि रास्ता तो वो बना कर रहेंगे। इसके लिए वो खुद आगे आए। उन्होंने तकरीबन 3-3 हजार रुपए चंदा किया और जी जान से रोड बनाने में जुट गए। ये गांव वालों की मेहनत का ही नतीजा है कि कुछ ही दिनों में बिना किसी सरकारी मदद के उन्होंने 4 किलोमीटर तक का रास्ता बना लिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की तरफ से और किसी भी महकमे की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं जब मिला, तो हमने फिर खुद कलेक्शन करके जेसीबी वगैरह मंगवा के उसने जो जेसीबी ने पूरा जो अर्थ वर्क है वो उसने किया है। और उसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पत्थर वगैरह आ जाते हैं, जेसीबी वहाँ पे भी तोड़ नहीं सकती है, ब्रेकर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम खुद लोग अपने हाथों से इसकी जो सफाई वगैरह है वो भी करते हैं और वो पत्थर तोड़ के खुद जो है हमारे यहाँ पे होता है जिसको हम बदान कहते हैं, और दूसरा आयरन रॉड होती है जिसको हम चबल कहते हैं, उससे और दूसरे जो हमारे औजार हैं उनका इस्तेमाल करके फिर हम ये रोड जो है वहां निकाल के, और मुश्किल से जो है जेसीबी को भी रास्ता मिलता है कई जगहों से, वो भी कर नहीं पाती है। उसके अलावा जो है मेन पूरा लेबर हमारे गांव का जो है वो साथ रहता है और इस रोड की जो है सफाई करके हमने यहाँ तक ही अभी किया। मैं यही गुजारिश करूंगा जनाब आपके जी चैनल से, आपके चैनल की वसादत से यही कहना चाहता हूँ जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी टीम सबसे पहले यहाँ पहुंची और हमारी बातों को सुना आपने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तक ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे सनई गांव वार्ड नंबर 9 के अंदर मोहल्ला सईदा के अंदर ये इतनी बड़ी कठिनाई हमें परेशानी देखनी पड़ रही है। सड़क बनाने की खबर जब आसपास फैली तो जी मीडिया की टीम भी पहुंचे। ये लोग जी मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन अच्छा तो ये होता कि सरकार इन लोगों की बात सुनती और इन्हें रोड बना देती, फिर शायद ये सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे होते। वैसे शुक्रिया अदा तो जी मीडिया इनका करती है, क्योंकि हौसले की जो मिसाल इन्होंने पेश की है वो सचमुच काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।